सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफ़ी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका पेपर नहीं हुआ। आने वाले दिनों में उन सभी का एग्जाम है। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, प्लीज मेरे भाई इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब बढ़ते हैं सवालों की तरफ। तो देखिए भाई, निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंधों को सटीक रूप से निरूपित करने वाले वेन आरेख का चयन करें। तो मेरे भाई, आपको वेन आरेख बनाना है। किस किस के बीच का? पुरुष, पिता और महिला के बीच का वेन डायग्राम आपको बनाना है। तो अगर तुमको पता हो तो आपको पता है कि दुनिया के जितने भी पापा हैं, जितने भी पिता हैं, वो पुरुष हैं। भाई, तुम्हारे पापा हैं वो भी एक पुरुष है, मेरे पापा हैं वो भी पुरुष हैं। क्या कोई ऐसा बच्चा है क्या जिसके पापा एक महिला हो? सर, महिला तो मम्मी होती है, पापा तो हमेशा क्या होगा? पुरुष होगा। तो दुनिया के जितने भी पापा हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? वो सारे के सारे पुरुष होंगे, और महिला को फिर तुम अलग बना दो। तो राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी अपनी एग्जाम डेट एक बार कमेंट कर दो, ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज्यादा बच्चे हमारे साथ लाइव हैं। तो देखिए भाई, अगर घड़ी पर नंबर 1 को m द्वारा और नंबर 2 को n द्वारा बदल दिया जाता है, और इस तरह अन्य अंकों को बदल दिया जाता है, तो समय 21 होता है। तो घड़ी की सुई खाली स्थान अक्षर पर होगी। तुमसे बोला गया है कि जब घड़ी में 1 बजता है तो उसको मैं m लिखता हूं, जब घड़ी में 2 बजेगा तो मैं उसको n लिखूंगा। ठीक है भाई, जब घड़ी में 3 बजेगा तो मैं उसको o लिखूंगा। इसी तरीके से जब घड़ी में 21 बजता है तो मैं उसको क्या लिखूंगा? तो भाई ये बताओ मुझे, तो 21 कब बजता है? 21 घड़ी में कब बजता है? तो सर 21 घड़ी में बजता है जब 9 बजते हैं। अरे ध्यान से देखो, आपने देखा होगा ना, मैं तुमसे पूछूं कि बताओ 13 कब बजेगा, तो सर 13 तो 1 बजे बजता है। मैं तुमसे पूछूं बताओ घड़ी में 14 कब बजेगा, सर 2 बजे बजेगा। मैं तुमसे पूछूं घड़ी में 24 कब बजते हैं, सर जब 12 बजे का टाइम होता है। तो भाई मुझे ये बताओ 21 कब बजते हैं? सर जब 9 बजे का टाइम होता है तो 21 बजते हैं। तो भाई 1 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 9 होगा, और m में अगर 8 जोड़ देंगे तो 21 नंबर पर आपका u आता है। तो u मेरे भाई आपके इसी ऑप्शन में है। ठीक है भाई, 21 नंबर पर क्या आता है? u आता है। तो यही तुम्हारे सवाल का क्या हो गया? राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया है केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में आपको चारों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा। साथ में अगर कोई बच्चा इस पूरे पीडीएफ को ध्यान से मन लगाकर पढ़ लेता है तो लगभग वो सिलेक्शन के नजदीक पहुंच जाएगा, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो पीडीएफ में आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में उनका आंसर भी आपको इसी पीडीएफ में मिलेगा। तो मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है। 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर 100 रुपये के पीडीएफ से 10 क्वेश्चनों की हेल्प भी अगर तुमको एग्जाम में मिलती है तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। तो मात्र और मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए, इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपये में आप इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। तो जिनको चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल को देखते हैं भाई। अगला सवाल देखो, आप लोगों से पूछा है कि P का मतलब तो गुणा है, Q का मतलब भाग है, R का मतलब माइनस है, S का मतलब प्लस है। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तुम्हारे सामने ये इक्वेशन दी हुई है, और इसमें आपको बताना है कि अगर मैं इन चिन्हों को इनकी जगह पर रख दूं तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आंसर आएगा। तो ध्यान से देखो मेरे भाई,
यहाँ पर तुम्हारे पास में 12 है तो 12 को 12 रहने दो, लेकिन आगे तो क्यों है और क्यों का मतलब तो भाग है, तो भाग लगा देंगे मेरे भाई किसका, 4 का। आगे तो एस है, एस का मतलब प्लस लगा देंगे 13। आगे तो पी है, पी का मतलब गुणा लगा देंगे 2। आगे तो आर है, आर का मतलब माइनस लगा देंगे 11। तो ध्यान से देखो सर, 4 का भाग 12 में देंगे तो 4 दिया 12 होगा, 13 दूना 26 होगा और माइनस का 11 होगा। तो 3 और 26 कितना होता है, 29 होगा। 29 में से 11 कम करेंगे तो 18 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहो मेरे भाई, लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। ध्यान से देखिए, निम्नलिखित अक्षर संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, गणना केवल बाएं से दाएं की जानी, यानी गणना जो है इधर से इधर को की जाएगी। अब तुमसे बोला गया है कि ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले तो एक प्रतीक चिन्ह है और बाद में एक संख्या है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके पहले तो एक प्रतीक चिन्ह होना चाहिए और बाद में एक संख्या होनी चाहिए। तो मेरे भाई अगर तुम ध्यान से देखोगे तो देखो इस जे को देख लो, जे को, जे के पहले तो एक प्रतीक चिन्ह है और बाद में मेरे भाई एक संख्या यानी कि 5 है, तो एक तो जे हो जाएगा। इससे पहले तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, इससे पहले तो ऐसा कुछ नहीं, जैसे एन के पहले कुछ नहीं है, एन के बाद में संख्या नहीं है, आर के पहले प्रतीक चिन्ह नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो जैसे ही होगा मेरे भाई, इसके पहले तो प्रतीक चिन्ह है और बाद में एक संख्या है। और मेरे भाई ऐसा कौन सा आपको दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है भाई, ऐसा कौन सा है, एक देखो मेरे को एक के दिखाई देगा, के, इसके पहले प्रतीक चिन्ह है और बाद में संख्या है, तो एक मेरे भाई तुम्हारा ये के हो गया। अब एस को अगर तुम देखोगे तो इसके पहले भी संख्या है बाद में भी संख्या है, तो पहले तो प्रतीक चिन्ह होना चाहिए, इसका मतलब ये भी गलत है। तो एक तो जे है और एक के है, इसका मतलब दो अक्षर ऐसे हैं जिनके पहले तो एक प्रतीक चिन्ह है और बाद में एक संख्या है। ठीक है भाई, बाद में एक संख्या है। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। यदि P का मतलब गुणा है, Q का मतलब भाग है, R का मतलब माइनस है, S का मतलब प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के सवाल जब तुम एग्जाम देने जाओगे तो आपको लगभग 2 या 3 क्वेश्चन जो है आपको इस तरह के देखने को मिलेंगे। तो बाद में मत बोलना कि सर आपने हमको पढ़ाया नहीं था। तो ध्यान से देखिए, तुम्हारे सामने 6 है तो 6 को मैं 6 लिखता हूं, आगे तो क्यों है, क्यों का मतलब तो भाग है, तो भाग लगाएंगे मेरे भाई किसका, 2 का। आगे तो एस है, एस का मतलब प्लस लगा देंगे 14। आगे तो पी है, पी का मतलब गुणा लगा देंगे 3। आगे तो आर है, आर का मतलब मेरे भाई माइनस है, तो माइनस लगाएंगे 9। आगे क्यों है, क्यों का भाग का मतलब है, तो आगे होगा 3। तो 2 का भाग 6 में देंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 14 तिया 42 हो जाएगा और मेरे भाई 3 तिया 9 हो जाएगा, प्लस 3 से माइनस 3 कटेगा और 14 तिया 42। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने ऑप्शन एक आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो भाई, निम्नलिखित श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए दिए गए समूह में से कौन सा प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। सभी बच्चों को बताना है भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर कौन सा अक्षर आएगा। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, मजा तभी आएगा जब सारे बच्चे कमेंट करेंगे। ठीक है भाई, मजा तभी आएगा जब सारे बच्चे कमेंट करेंगे। तो आइए ध्यान से देखते हैं सवाल को क्या होगा। यहाँ पर P आता है 16 नंबर पर, N आएगा 14 पर, L आएगा 12 पर, J आएगा 10 पर। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, 16 में से 2 घटाएंगे 14, 14 में से 2 घटाएंगे 12, 12 में से 2 घटाएंगे 10, 10 में से 2 घटाएंगे 8, 8 नंबर पर H आता है। मतलब ये ऑप्शन भी गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है। अब आ जाओ अगले ऑप्शन पे बढ़ते भाई। देखो P आता है 16 पर, M आता है 13 पर, J आता है 10 पर, G आता है 7 पर। 16 में से 3 घटाएंगे 13, 13 में से 3 घटाएंगे 10, 10 में से 3 घटाएंगे 7
और 7 में से 3 घटाएंगे 4 और 4 नंबर पर डी आता है। तो एच के बाद में डी इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये लो भाई, सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल। और जिस दिन तुम पेपर देने जाओगे उस दिन आपको मेरी याद आएगी, क्योंकि भाई मैं आपको ऐसे सवाल पढ़ा रहा हूं जो आपके पेपर में आएंगे। ठीक है भाई, सिटिंग अरेंजमेंट के लगभग 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आइए भाई, 7 बॉक्स हैं ए बी सी डी ई एफ और जी, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में वो रखे गए हों। तुमसे बोला गया कि डी और ई के बीच केवल 2 बक्से रखे गए हैं। सी के ऊपर केवल एफ को रखा गया है, ई के नीचे कोई बक्सा नहीं है। जी को ए के नीचे किसी स्थान पर लेकिन बी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। तो बी के नीचे कितने बक्से रखे गए हैं? सभी के सभी बच्चे अपना माइंड लगाओ और बताओ भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो भाई। तो सबसे पहले तुम 7 बक्से बनाओ भाई। मान लो देखो, ये एक बक्सा ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां। अब सवाल की एक एक लाइन को पढ़ो, सवाल की एक एक लाइन को पढ़ो, मजा आएगा। देखो मैं इस लाइन को पढ़ता हूं कि सी के ऊपर केवल एफ को रखा गया है। तो ये जो सी है इसके ऊपर केवल और केवल एफ रहेगा, तो एफ बना दिया। तुमसे ये भी बोला कि ई के नीचे कोई बक्सा नहीं है, तो ई को सबसे नीचे बनाओ ताकि ई के नीचे फिर कोई बक्सा ना रहे। फिर तुमसे ये भी बोला था कि डी और ई के बीच में 2 बक्से हैं, तो डी को तुम यहां बना दो। लेकिन भाई हो गया, डी और ई के बीच में ये 2 बक्से हो गए, बिल्कुल सर। अब तुमसे क्या बोला है कि जी को ए के नीचे किसी स्थान पर और बी के ऊपर रखा गया। तो जो जी है ना, जी वो ए के तो नीचे है, तो ए को तुम यहां बना दो। ए के तो नीचे हो जाएगा मेरे भाई कौन? ठीक है, ए को यहां बनाओ। ए के तो नीचे हो जाएगा कौन मेरे भाई? आपका जी। लेकिन बी के ऊपर है तो बी को बना दो यहां पर। ठीक है, अब ध्यान से देख लो, सवाल की एक एक लाइन को आप पढ़ो। ठीक है भाई, सवाल की एक एक लाइन को पढ़ो, आपको मजा आ जाएगा इस सवाल को पढ़ के। देखो तुमसे ये बोला था कि डी और ई के बीच में 2 बक्से रखे हैं, तो डी और ई के बीच में 2 बक्से हो गए, बिल्कुल सर, ये बात तो आपकी सही हो गई। फिर आपसे ये बोला था कि सी के ऊपर एफ को रखा गया है, तो सी के ऊपर किसको रखा गया है? एफ को रखा गया है। फिर आपसे ये बोला था कि ई के नीचे कोई नहीं है, ई के नीचे कोई बक्सा नहीं है, ये बात भी सही है। जी को ए के नीचे किसी स्थान पर और बी के ऊपर रखा गया है, तो बी के तो ऊपर है और ए के नीचे है। अब तुमसे बोला गया कि बी के नीचे कितने बक्से हैं? तो बी के नीचे तो एक ही बक्सा है। जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1, उनके हो गए मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो भाई बेहतरीन तरीके का सवाल था, इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर किसी निश्चित तरीके से HJNI का संबंध OQUP से है, उसी प्रकार JLPK का संबंध QSWR से है। इसी तर्क का अनुसरण करते हुए LNRM का संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा? फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करेंगे। तो ध्यान से देखो भाई, इनकी नंबरिंग दो आप। H आएगा 8 पर, J आएगा 10 पर, N आएगा 14 पर, I आएगा 9 पर। इसको देखेंगे तो O आएगा 15 पर, Q आएगा 17 पर, U आएगा 21 पर और P आएगा 16 पर। अब तुमको समझ में आ ही गया होगा कि आगे क्या करना है। देखो 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15 होगा, 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17 होगा, 14 में 7 जोड़ेंगे तो 21 होगा और 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16 होगा। सब में मैंने 7 जोड़ा है, ठीक है। तो सेम काम इसमें करो भाई। देखो L आएगा 12 पर, N आएगा 14 पर, R आएगा 18 पर, M आएगा 13 पर। 12 में 7 जोड़ेंगे 19 नंबर पर S आएगा, 14 में 7 जोड़ेंगे 21 नंबर पर U आएगा, 18 में 7 जोड़ेंगे 25 नंबर पर Y आएगा और 13 में 7 जोड़ेंगे 20 नंबर पर T आएगा। SUYT, SUYT ऑप्शन नंबर किस में है?
ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ आपके सी में है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल को देखते हैं। देखो भाई, एक निश्चित कूट भाषा में मास्क थीम गेट को कुछ इस तरीके के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। क्वीन मास्क शिप को कुछ इस तरीके से कूटबद्ध किया गया। तो दी गई कूट भाषा में मास्क को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? तो ध्यान से देखो और बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे? फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। तो ध्यान से देखो, आप लोगों से पूछा है किसका कोड? सर मास्क का कोड। तो मास्क ध्यान से देखो, सर मास्क तो इसमें भी है और मास्क तो इसमें भी है। अब ऐसा कोई ढूंढो जो दोनों में हो। तो आप बोलोगे कि मेरे भाई आप देखोगे कि सर बी एक्स इसमें भी है और बी एक्स इसमें भी है। तो यही तुम्हारे सवाल का क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है ऑप्शन डी उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो लो भाई, इससे पहले का जो हमने सवाल किया था सिटिंग अरेंजमेंट का, वो एक सीधी लाइन के ऊपर था। लेकिन इस बार जो सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है वो गोल मेज का है। और दोनों ही तरीके के जो सवाल होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपरों में पूछे जाएंगे। तो 7 विद्यार्थी हैं, ई एफ जी एच आई एल और एम, एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर सम्मुख होकर बैठे हैं। ई जो है एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एफ जो है एम के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, एच ई के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, आई एम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो ये ऑप्शन तो गलत है भाई, ठीक है। ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शनों पे ध्यान मत देना, ठीक है। ये ऑप्शन किसी और सवाल के टाइप हो गए, सवाल कुछ और था, ऑप्शन कुछ और हो गए, ठीक है भाई। वो कहावत सुनी है ना आपने, वो डायलॉग सुना है ना आपने कि बात कुछ और थी बताई कुछ और थी, ठीक है भाई। तो उसी तरीके से ये सवाल है, सवाल कुछ और है ऑप्शन कुछ और है। तो ऑप्शनों को काट दो, सवाल पे बढ़ो। देखो भाई, मैंने बना दी एक गोल मेज, इसमें कितने आदमी बिठाने? 7। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ये बात तो कन्फर्म हुई। सभी का मुंह केंद्र की तरफ है, ठीक है। इधर को जाऊंगा सबका दायां हाथ आएगा, इधर को जाऊंगा तो सबका बायां हाथ आएगा। अब सवाल की एक एक लाइन को पढ़ो, मजा इसी में आएगा। देखो, तुमसे बोला कि जो ई है ना, ई एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो तुम्हारा जहां मन करे वहां तुम ई को बिठा दो, एल को बिठा दो। तो मेरा मन किया मैंने एल को यहां बिठा दिया, लेकिन एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर ई है, तो बायां पहला और दूसरा। यहां पर कौन बैठेगा? यहां पर तो सर ई बैठेगा। फिर तुमसे बोला कि जो एच है ना, एच ई के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। तो एच जो है ई के बाएं पड़ोस में, तो ई के बाएं पड़ोस में कौन बैठेगा? सर यहाँ पर एच बैठेगा। फिर तुमसे एक ये बोली बात कि जो एफ है ना, एफ वो एम के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। तो एफ जो है एम के बाएं पड़ोस में बैठा है, ठीक है भाई। और आई जो है एम के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। तो मेरे भाई एम के ठीक बाएं पड़ोस में कौन बैठा है? तो एफ बैठा है, ठीक है भाई। तो एम को यहाँ बिठाओ, एम के दाएं पड़ोस में एफ बैठेगा। फिर आई जो है एम के बाईं और तीसरे स्थान पर, तो एम के बायां पहला, दूसरा, तीसरा स्थान। यहां पर मेरे भाई तुम्हारा आई बैठेगा। अब सारे बैठ गए, एक बच गया जी, जी को यहां बिठा दो। तुमसे बोला कि जी के दायां तीसरा, तो जी के दायां पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरे नंबर पर कौन बैठा है? आई बैठा है। तो जिन्होंने मेरे भाई आई आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है मेरे भाई। तो एक एक लाइन को पढ़ लो भाई सवाल की को। देखो, ई जो है एल के बायां दूसरा, तो एल के बायां पहला और दूसरे नंबर पर ई बैठा है, ठीक है। फिर तुमसे बोला एफ जो है एम के बाएं पड़ोस में बैठा है, तो एम के बाएं पड़ोस में एफ बैठा है, ये लाइन भी सही है। फिर बोला एच ई के ठीक बाएं पड़ोस में है, एच जो है ई के बाएं पड़ोस में एच है, ये भी सही है। आई जो है एम के बाईं और तीसरे स्थान पर, तो आई जो एम के बायां पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर आई बैठा है, ये लाइन भी सही है। तो जी के दाएं तीसरे स्थान पर, तो जी का दायां पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? आई बैठा है।
तो जिन्होंने आंसर दे दिया है आई, उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई ध्यान से देखो, आप लोगों से बोला गया है कि इनका और इनके बीच में कोई संबंध है, इनके और इनके बीच में कोई संबंध है, तो बताओ भाई एसआई रिलेशन इनमें से किसके बीच में होगा। तो ये तो बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान का मतलब बहुत ही आसान सवाल है भाई, ध्यान से देखो। W के बाद में X आता है, T के बाद में U आता है और U के बाद में V आता है। तो ध्यान से देख लो, यहाँ पर भी देखो भाई, T के बाद में U, Q के बाद में R और R के बाद में S। इसका मतलब यही ऑप्शन आप लोगों का सही है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।